हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करा था और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सबसे पहले बात करी थी कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं मिनिमम 2 कंपोनेंट तो चाहिए होते हैं। एक सॉल्यूशन में हो सकता है 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो, मतलब सॉल्वेंट तो एक रहेगा लेकिन मोर देन 1 सॉल्यूट हो सकते हैं। तो हमने उसको क्लासीफाइड करा था, कैटेगराइज करा था नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी, इस तरीके से। और दूसरा क्लासिफिकेशन करा था हमने उनके फिजिकल स्टेट पे कि जो भी हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद हमने बात करा था कि कोई सॉल्यूशन जो है लिक्विड सॉल्यूशन वो मिक्स होके बना किसी से, तो कितना मिक्स करा, कितना ऐड करा, तो वो डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन को समझने के लिए हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी। 2 कैटेगरी में फर्दर हमने डिवाइड करा था उसको, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उनकी हमने बात करी थी। ठीक है, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, 4 कंसंट्रेशन टर्म हमने लास्ट लेक्चर में उसकी बात करी थी। और आज के लेक्चर में रिमेनिंग जो 4 हमारे कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, इसको परसेंट मास बाय मास भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से टीचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, परसेंट m बाई m भी हो सकता है कई बुक्स में, या किस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो परसेंट w बाई w, या जैसा भी मैंने लिखा परसेंट m बाई m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, मास और वेट अलग अलग चीज़ें हमें पता है, फिजिक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में हम मास वेट को एक ही मान के चलते हैं। जो उसका गिवन दे रखा है वो एक्चुअल में वेट ही होता है, लेकिन कई जगह मास भी लिख देते हैं, तो हम उसको वेट ही कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी हम बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लैब में हो या नेचर में हो तो ग्रेविटी तो इन्वॉल्व होनी है, तो बाय डिफॉल्ट वो मास क्या वेट ही है। फिर आगे इसके अगर हम बात करें कि डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे करें, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, ये बात हमेशा मैं लास्ट लेक्चर में बोली थी और बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास वेट है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम मिलीलीटर में या ml में बात करते और वेट हम ग्राम में बात करते, kg में नहीं करते, क्योंकि लेबोरेटरी में हम उतने स्मॉल क्वांटिटी में ही टेस्टिंग के लिए या उतने छोटे कंसंट्रेशन पे ही बात करते। तो टोटल परसेंट का मतलब 100, लेकिन 100 kg नहीं है, 100 ग्राम की बात हो रही। तो टोटल अगर सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में से कितना सॉल्यूट है वो क्या बताता, उस सॉल्यूट की या उस कंपोनेंट की परसेंट वेट बाय वेट वैल्यू। ठीक है, तो वही लिखा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल जो सॉल्यूशन का वेट है वो क्या है, 100 ग्राम में ही। इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो परसेंट w बाई w कैसे लिख सकते हैं हम, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे भी लिख लो, और डिवाइड करके आप मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन को ही हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको एक बार आप कॉपी करें। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर सिंपल इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या मतलब क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, इस अगर वेट बाय वेट में अगर कोई वैल्यू लिख रही है तो उसको हम कैसे सिग्निफाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये लिखा है कि व्हाट डू मीन बाय 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगर किसी बोतल के ऊपर, किसी सॉल्यूशन के ऊपर 30% वेट बाय वेट ग्लूकोज लिखा है, इसका मतलब क्या है। ग्लूकोज तो मुझे पता लग गया एक कंपोनेंट है, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन है 35% है, इसका मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट, एटलीस्ट एक सॉल्यूट्रिक सॉल्वेंट तो चाहिए। तो सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि टोटल अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम में से 35 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज, या हमारा जो सॉल्यूट दे रखा वो होगा। तो 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो वेट ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो 35 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो अगर जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसके वेट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल में माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन में से किसका, सॉल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 35, दैट इज 65 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से अगर वो कुछ भी पूछता है तो हम बता सकते हैं। क्लियर है, तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें मास परसेंट, ठीक है, इस बार जैसे यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट नहीं बोला है, ठीक है, या परसेंट मास बाय मास नहीं बोला है, ठीक है, टर्म को ध्यान रखना, क्या बोला है, सिंपल मास परसेंट बोला है। तो अलग अलग लैंग्वेज में जैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये मास परसेंटेज जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, परसेंट मास बाय मास, और जिसको हम क्या बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट ही इसका मतलब। क्लियर है? तो यहां पर हमने बोला कि अगर 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व करा 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो बताइए उसका मास परसेंट क्या होगा बेंजीन का। तो अब की बार हमें दे रखा है बेंजीन को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो बेंजीन क्योंकि यहाँ पे कम अमाउंट में 22 ग्राम, तो ये मेरा सॉल्यूट हो गया, और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 122 ग्राम है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सिर्फ वाटर के केस में भले उसका अमाउंट कम हो, वॉल्यूम कम हो, या उसका वेट कम हो विथ रेस्पेक्ट टू अनदर कंपाउंड, फिर भी हम हमेशा वाटर को ही क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के इसको ट्रीट करते हैं। थ्योरेटिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात ध्यान रखना। उसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट हमें दे दिया, वाटर के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट दे रखा है, तो अगर दो कंपोनेंट है तो हमेशा क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, उन दो कंपोनेंट में हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल क्वांटिटी किसकी, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी उसको सॉल्यूट, और जिसकी लार्जर क्वांटिटी उसको सॉल्वेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे वाटर नहीं है, एक बेंजीन एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि बेंजीन की जो वेट है या जो उसका अमाउंट है, जो क्वांटिटी वो कम है, तो वो मेरा सॉल्यूट हो गया, और जो दूसरा है बाय डिफॉल्ट वो क्या बन गया, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं, ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो हमें क्या मास परसेंट निकालना है, तो वेट हमें पता लग ही गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा कौन है, बेंजीन। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आप कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, तब आंसर सही दे पाओगे, वरना क्वेश्चन वही अगर समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेंजीन है। तो बेंजीन का मास हमें 22 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मास हमें दे रखा 122 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो दोनों का वेट या दोनों का मास ऐड कर देंगे हम, तो टोटल किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 144 ग्राम। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। फिर आगे देखिए इसमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमने पूछा है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बताया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बताया। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है। तो ये 22, टोटल मास कितना आ गया 144, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 15.28%। और इनके सॉल्वेंट का मास पूछ लेता, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो अगर ये 15.28 आ रहा है तो 100 माइनस 15.28 अपना आप क्या आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अगर वो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा होता तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते, तो 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84.72% आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इसमें कैलकुलेट कर दिया, इसको पूछा नहीं गया था, फिर भी एक बताने के लिए कि हाँ क्वेश्चन में जरूर नहीं हमेशा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर मास परसेंट ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट पूछता तो इसको फॉर्मूले को बस इतना सा मॉडिफाइड करना था, जब सॉल्यूट लिखा वहाँ सॉल्वेंट लिख देता, तो ऊपर अब 22 नहीं लिखता, मैं क्या लिखता 122 डिवाइड बाई 144 लिखता, तो यहाँ से मेरे को मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट हो जाता। क्लियर है, तो कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्चुअल में तो इसका सिंबल काई होता है, थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से टर्न होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक्स लिख लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो दो कंपोनेंट तो होंगे कम से कम, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर दो से ज़्यादा भी हुए, 3 4 5 10 20 50 100 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
मोल फ्रैक्शन हमेशा एक कंपोनेंट का निकाला जाता है। जिस भी कंपोनेंट का, जिस भी एलिमेंट का या जिस भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके टोटल मोल्स उस सॉल्यूशन के अंदर कितने, वो आपको न्यूमरेटर में लिखने होते हैं और डिवाइड करके, या फिर हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में या किसके रेशियो में, टोटल सॉल्यूशन कितने, टोटल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है, वो भले कंपोनेंट ए हो, बी हो, 3 हो, सारे जितने भी कंपोनेंट है सबके मिला के टोटल मोल्स कितने, वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है और ये रेशियो हमेशा एक कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इन जनरल कोई सॉल्यूशन का एक मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर किस कंपोनेंट की बात करें। अगर मैं 2 कंपोनेंट की बात करूंगा तो दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 का अलग अलग, और 50 अगर उसमें कंपोनेंट है तो 50 मोल फ्रैक्शन हम सबके लिए इंडिविजुअल निकालेंगे। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके मोल्स न्यूमरेटर में लिखें और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दे सॉल्यूशन में, सारे कंपोनेंट के मिला के कितने, तो सिंपली वो क्या आ जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तो इसकी बेसिक से डेफिनेशन, तो इसको कॉपी करें पहले। चलिए, अगर मेरे को नोटेशन में इसको लिखना है तो जैसे एग्जांपल के इसने बोला कि इन अ बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मतलब जिसके अंदर 2 है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी। तो x से क्या होगा, तो इसने बोला बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे पास 2 कंपोनेंट A और B दे दिए या 2 सब्सटेंस A एंड B दे दी और दोनों के मोल्स हमें गिवन दे रखे, क्या ये Na और Nb से हमें क्या रिप्रेजेंट करें, इसके मोल्स रिप्रेजेंट करें। अब ये जो मोल्स रिप्रेजेंट करें, अब इसने पूछा है कि A कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ। तो A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है तो A के मोल कितने हैं इस मिक्सचर के अंदर, Na हमें गिवन दे रखा है, तो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में लिखा Na। फिर नीचे मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स लिखने। अब टोटल मोल्स में सिर्फ B नहीं आएगा क्योंकि उस सॉल्यूशन में A और B दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों के मिला के टोटल मोल्स, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में दोनों क्या कर देंगे, A और B दोनों को मिला देंगे, तो A प्लस B Na प्लस NB हो गया, तो ये हो गया टोटल मोल्स। इसको सॉल्व कर लो तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, बस क्लियर है। तो नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एग्जांपल आप कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव, अगर किसी सॉल्यूशन में जैसे अभी बाइनरी लिया, ऐसे टर्नरी, क्वार्टनरी, 5, 6, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने इन जनरल आई कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। आई 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरे को फर्स्ट कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितने भी आई कंपोनेंट है सभी के मुझे मोल्स को क्या करना है, सम करके लिखना है। और इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 अपॉन समेशन ऑफ ni, मतलब फर्स्ट समेशन मतलब मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं, ऐड करना आपको। जैसे ये लिखा है n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके से आई जितने भी कंपोनेंट सबके मोल्स ऐड करने, तो नोटेशन में इस तरीके भी लिख सकते हैं। तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जितने भी कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, 2 हो, 5 हो, 10 हो, सबका इंडिविजुअली आप मोल फ्रैक्शन निकालें, x1, x2, x3, x4, xi तक, और सभी x को, सभी मोल फ्रैक्शंस को आप ऐड करोगे सॉल्यूशन को, तो वापस आंसर क्या आएगा, 1। देखो ऑब्वियस ये बात है, नाम ही इसका मोल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब सबको ऐड करोगे तो वापस एक यूनिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से xn या xi लिख सकते हो, या n कंपोनेंट है तो n की लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। इसका प्रूफ छोटा सा कोई है नहीं, है ना, मतलब बहुत बेसिक सा प्रूफ है। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ करना क्या आपको। आप सिंपली क्या करना, 3 कंपोनेंट ले लेना। मैं A कंपोनेंट लिया तो उसके मोल्स मैंने A लिखी है 2, B कंपोनेंट के मोल्स लिख दिए मैंने 3, एंड थर्ड कंपोनेंट के मोल्स लिख दिए मैंने 5। फिर आप क्या करें, 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो उसमें आप XA की वैल्यू निकालें, ठीक है। फिर आप XB की वैल्यू निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, C, मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकाले, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकाला मैंने, तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाले और ऐड करके देख लेना। XA को ऐड करोगे प्लस XB को ऐड करोगे प्लस XC को ऐड करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। ये 2, 3, 5 ही लिखे, 0.1, 0.2, 0.3 लिखो, या 1/7, 1/9, कुछ भी लिखो जो आपका मन है,
ठीक है। इनके मोल्स जो आप चाहो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन निकालना, सबको ऐड करोगे तो वापस आपको आंसर 1 ही मिलेगा। अब इससे अच्छा काम क्या होता है, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में जनरली जो हम सॉल्यूशन में पढ़ते हो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, एक सॉल्वेंट का निकलेगा। अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैंने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया तो सॉल्वेंट का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब उसको क्या करूंगा, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया उसको मैं इधर ले जाऊंगा और 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। 1 में से जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है इस स्टेटमेंट का। चलिए इसको कॉपी करें आप, वीडियो पॉज करके। फिर देखते हैं हम आगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक वर्ड मिले मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन तो इतना हम पढ़ते हुए आ रहे 11 से तो यूज टू हो जाते, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन। मोल परसेंट कभी आ जाए तो कुछ नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब है 1 में से आउट ऑफ 1 हम बात कर रहे हैं कितने उसके मोल से, तो परसेंट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 100, 5%, 10%, 50%, 70%, 90%। तो जो भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है उसको सिंपली क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका परसेंटेज बता देगा मोल परसेंट कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मोल परसेंट बता देगा। तो कई बार ये टर्म आपको मिल जाए किसी न्यूमेरिकल में या कहीं पे, तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ही है। परसेंटेज 70% दे दिया तो मोल फ्रैक्शन अपना आप क्या हो जाएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो वापस, ठीक है। परसेंट दे रखा मोल परसेंट, जैसे मोल परसेंट दे दिया आपको, मोल परसेंट दे दिया 60, तो मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दे दिया तो 66 डिवाइड बाय 100 तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कितना, 0.66। तो सिंपल इस तरीके से मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट ना देके मोल परसेंट दे देगा, तो बस उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर ले, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको कॉपी करें। चलिए आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है उसके अंदर 98% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बाय मास। अब H2SO4 के अलावा कोई दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, वाटर हो गया, एक्वस हो गया। अब पहला तो डाउट इस क्वेश्चन में ये आता है कि सर 98% बाय मास का मतलब क्या है, 98 ग्राम तो होगा H2SO4 और बचा हुआ 2 ग्राम हमारा दूसरा कंपोनेंट जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, वाटर। अब वाटर का अमाउंट तो 2 ग्राम आ गया, H2SO4 का अमाउंट तो 98 ग्राम आ गया, तो यहाँ सॉल्वेंट तो H2SO4 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था क्या कि अगर वाटर के अलावा और कोई भी कंपोनेंट हमें दे रखा है तो हम उसके क्वांटिटी से डिसाइड करेंगे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। लेकिन अगर वाटर आ रहा है उसके अंदर, अगर वाटर आ रहा है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, वाटर आ गया तो वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के ऑलवेज उसको सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट होगा बाइनरी सॉल्यूशन में वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा, ठीक है। उसी का एक एग्जाम्पल है ये। तो 98% बाय मास का मतलब है 98 ग्राम तो H2SO4 हो गया, रिमेनिंग 2 ग्राम हमारा बाय डिफॉल्ट जो सॉल्वेंट है वाटर है वो हो गया, ठीक है। इतना मुझे पता लग गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो बस मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का हम कैलकुलेट कर लेंगे, H2SO4 का और H2O का, और मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वहां से मोल कैलकुलेट हो जाएगा और मोल इंडिविजुअल जब कैलकुलेट होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें, तो यहाँ पे 98% H2SO4 बाय वेट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 बाय मास। तो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है, परसेंट का मतलब यही होता है, तो उसमें से 98 कितना हो गया, H2SO4। तो रिमेनिंग जो हमारा, ठीक है, रिमेनिंग जो हमारा 2 ग्राम होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट या दूसरा कंपोनेंट जो कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 100 - 98 दैट इज 2 ग्राम, ठीक है।
बस अब मोल्स कैलकुलेट कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, इसको मैंने N1 नाम दे दिया, तो इसका वेट कितना आ गया 98 ग्राम आ गया। यहाँ से इस डेफिनेशन से मुझे पता लग रहा है इसका 98 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट भी H2SO4 का कितना होता है 98 ही होता है। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये मोल का फॉर्मूला लगा लिया। टोटल मोल के 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में घूम के आने ही है। ठीक है, 4 फॉर्मूले कौन से, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल है डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर, थर्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हमारा जो भी सब्सटेंस है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और फोर्थ कौन सा है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, 4 मोल के फॉर्मूले जो हमें पूरी केमिस्ट्री में यूज होते ही कहीं ना कहीं। तो ये वेट वाला फॉर्मूला लगाया, तो 98 डिवाइड बाय 98 विच इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 1 मोल हो गया हमारे पास H2SO4 का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाटर के मोल्स निकाल लेंगे। इसका वेट क्या हो गया 2 ग्राम डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल्स टू 18, वहां से हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपी करें इसको। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो अभी मैं कह रहा था कि यहाँ पर, ठीक है, H2SO4 ये क्या है हमारा, H2SO4 जो है वो है सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, और वाटर जो है हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है। और ये कैसे डिसाइड करा, तो इसको एज ए नोट बना लो आप, या एज ए इम्पोर्टेंट लाइन लिख लो कि वाटर जब भी आ रहा है, ठीक है, वाटर जब भी आ रहा है तो वो सॉल्वेंट होगा ही होगा। उसके अलावा कोई है तो फिर हम उसकी क्वांटिटी से डिसाइड करेंगे कम या ज़्यादा। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे हम बात करें इसमें, अगर H2 के मोल्स कैलकुलेट करने हमें, तो उसको मैंने N2 नाम दिया, तो गिवन वेट 2 ग्राम होगा इसका। ठीक है, वापस फार्मूला वही लगेगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, वाटर का आपको पता है ये 18 होता है, तो 1/9 इसके मोल्स आ जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट, है ना, मैं बार बार कहता हूं कि कैलकुलेशन जितनी सिंप्लीफाइड रखो उतना अच्छा है। तब तक फ्रैक्शन में या डेसिमल में आंसर मत लाओ जब तक कि आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन चेक कर लो, कई बार ऑप्शन में बिना कैलकुलेशन के एज इट इज वैल्यू रखी हुई होती है, तो हम कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो नीट में या जेईई मेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक बार ऑप्शंस चेक कर लो। कई बार ऑप्शंस में बिना कैलकुलेशन के एज इट इज वैल्यू रखी हुई होती है, हम उसको कैलकुलेट करके परेशान होकर 2-3 मिनट खराब कर रहे होते हैं। तो हमेशा कैलकुलेशन सबसे लास्ट के लिए रखें, जितना सिंप्लीफाइड बेसिक हो सकता है उतना करो कैलकुलेशन में, और पूरा एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट में आंसर आपको लाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसको 1/9 ही रहने दें। फिर मोल फ्रैक्शन हमें H2SO4 का कैलकुलेट करना है, तो इसको x1 से रिप्रेजेंट करा है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना N1, और टोटल मोल N1 + N2, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है ये, तो यहाँ पे 1 इसके मोल्स आए, और 1 + 1/9 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो ये 0.9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। अगर मैंने यही बोला कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका क्या कैलकुलेट करना है, वाटर कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा x2। तो x2 कैलकुलेट करने के लिए वापस से क्या है, या तो आप N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2 ये कर ले। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो अभी मैंने बताया था कि x1 + x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या, दोनों का मोल फ्रैक्शन, 2 ही कंपोनेंट है, दोनों किसके बराबर होने चाहिए, 1 के। अगर ये 0.9 आया तो x2 यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 - 0.9 विच इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्टली थोड़ा आप देखोगे, सोचोगे। ठीक है, तो जनरली बाइनरी सॉल्यूशन ही हमें मिलता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में तो कैलकुलेशन दूसरे की मोल फ्रैक्शन की करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकालोगे आंसर तो भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। ठीक है, कई बार होता है बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है तो टाइम वेस्ट ना करके यहाँ से आप, ठीक है, दूसरा मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलेलिटी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना, मोलेरिटी और मोलेलिटी।
वहाँ पे इस L को हटा के क्या कर दो, R लगा दो तो मोलरिटी बन जाएगा, और L कर दिया तो मोलरिटी। डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। इसी तरीके से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, जबकि मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल बताते चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डाउट ना रहे और क्लियर रहे चीजें। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर मोलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of the solvent और 1000 ग्राम of the solvent is called molality। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे क्या है, अगर मोलरिटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हम बात करते हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलरिटी के अंदर हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 वहां पे भी आता है, लेकिन केजी की जगह क्या आएगा, मोलरिटी में लीटर आएगा, और यहाँ सॉल्वेंट की जगह क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन मोलरिटी से मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह वेट आ गया, दूसरी चीज सॉल्यूशन की जगह क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और 1 kg को और क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम भी हम लिख सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें, फॉर्मूले में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मोलरिटी जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है मोल्स पर केजी। अगर मैं मोलरिटी की यूनिट की बात करूं तो मोल्स पर लीटर आती है उसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नीचे लीटर होता है तो लीटर आएगा, नीचे केजी दे रखा है तो केजी इसमें आ रहा है, तो मोलरिटी में पर लीटर, जबकि इसमें पर केजी। चलिए कॉपी करें इसको। आगे बढ़ते इसमें, जैसे मोलरिटी को हम रिलेट करते हैं। ठीक है, मोलरिटी को हम फॉर्मूला रिलेट करते हैं, वैसे मोलरिटी को भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स को हम और फर्दर क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर, क्योंकि वेट जनरली जो हम बात करते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो ग्राम में है। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हम पढ़ते हैं जितने भी एलिमेंट, तो उनका वेट किस में बात करते हैं हम, ग्राम में, केजी में नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट जो सॉल्यूट का है वो ग्राम में होता है, इसलिए ये भी वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में। बट जो सॉल्वेंट के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वेट है वो किस में ले रहे हैं हम, केजी में ले रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अगर इसको भी ग्राम में कन्वर्ट अगर ये भी ग्राम में दे रखा है, सॉल्वेंट का मास भी ग्राम में दे रखा है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे मोलरिटी में अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा होता है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करते, तो ये ऊपर आ जाता है टर्म। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जब ग्राम हो तब 1000 लिखे, और अगर केजी दे रखा हो तो इसको सिंपल 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और इसमें स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। ये ग्राम के अंदर है, ये ग्राम में अगर हमें दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है, ग्राम में। हाँ, ये ग्राम में दे रखा है तब तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये केजी में दे रखा है तो फिर 1000 लिखने की जरूरत नहीं, 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आप डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई बॉटल रख रखी है हमें फॉर एग्जांपल लैब में, और उस लैब के ऊपर लेबलिंग कर रखी है। ठीक है, लेबल लगा रखा है, और उस पर क्या लिख रखा है, 10% वेट बाय वेट। ठीक है, ग्लूकोज लिखा हुआ है और 10% वेट बाय वेट लिखा है, ये उसका कंसंट्रेशन बता रहा है एक तरीके से। अब हमें बताना है इसकी मोलरिटी क्या होगी उसी सॉल्यूशन की। तो बस जो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रही है इसको हमें इंटरप्रेट करना है, और वहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है कि मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए। एक तो सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, तो यहाँ से सॉल्यूट के मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा, सॉल्वेंट
का हमें कितना क्या चाहिए, वेट चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं चाहिए। बट जो डेफिनेशन है ना 10% W/W, ये ऊपर न्यूमरेटर वाला W बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला W बताता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10, तो टोटल परसेंट है तो 100 हो जाएगा, तो 100 - 10 सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट का भी वेट पता लग गया, सॉल्वेंट का भी वेट पता लग गया, सिर्फ एक टर्म से मुझे सारी चीजें पता लग गई। अब सॉल्यूट का अगर मुझे वेट पता लग गया तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो उसके मोल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट का वेट मुझे पता लग गया तो 1000 से, ठीक है, उसको डिवाइड करो तो ये वेट इन केजी आ जाएगा। बस फॉर्मूले में रखो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग को, एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलिए, अब यहां दे रखा है मास ऑफ ग्लूकोज, जो दे रखा है W से रिप्रेजेंट करा है इसको, और वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम। इस डेफिनेशन से हमें पता लग गया है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, टोटल मास 100 ग्राम है। ठीक है, सॉल्यूशन को तो इसके अकॉर्डिंग कितना है 100 ग्राम ही, 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इस डेफिनेशन से हमने लिखा है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इसको यहाँ पे लिख लेना, ये हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास पता लग गया, सॉल्यूशन का मास हमें पता लग गया, तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट जो नहीं दे रखा तो वो क्या होगा, वाटर होगा। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 100 - 10 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और केजी में डायरेक्ट लिखना, ग्राम में भी लिख सकते हो, नहीं तो केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.09 केजी हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक कार्बन का 12 होता है तो 6 × 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 6, सबको ऐड करोगे तो 180 आंसर आएगा। ये अब आपको याद होना चाहिए, इस चैप्टर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट आप नहीं भी याद है तो ठीक है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे और बहुत कॉमन है, बार बार बायो वालों को तो हो जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह ये कई बार पढ़ते हो। 12th क्लास में वैसे भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल एक चैप्टर, उसमें भी ये ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, फ्रुक्टोज आते ही है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज है। तो वेट पता लग गया, मॉलिक्यूलर मास पता लग गया, तो मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी करें, चलिए। तो मोलेलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो बस फॉर्मूला लिखा मैंने, m = मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ये तो मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया था, नहीं करता तो यहाँ 1000 लिखता, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो हमारा वाटर है। तो बस वैल्यू रखिए आप और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला लिखा है, और इसमें क्या करा, बस सिंपली अब हमने, ठीक है, इसमें क्या करा, वैल्यूज रखी। तो वेट हमें 10 दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट 180 मल्टीप्लाई 1, और जो सॉल्वेंट का वेट है वो 0.09 kg था। बस इसको सॉल्व कर ले तो 0.617 मोल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, और 617 मोलेलिटी आ जाएगी। फिर से एक अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट की, अगर बात करें तो एक तो हमने यहाँ पे यूनिट लिखी मोल पर केजी मोलेलिटी के लिए, या फिर लिख दिया सिर्फ स्मॉल m, जो कि इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं यहाँ बात करूं मोलेरिटी, और यहां मैं बात करता हूं मोलेलिटी। ठीक है, मोलेरिटी के अंदर कैपिटल M से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल m से यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, इसकी यूनिट मोल पर केजी होती है। ठीक है, फिर इसकी यूनिट को भी फर्दर, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसी से इसकी यूनिट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मोल पर लीटर लिख लो, या कई जगह सिर्फ मोलर लिखा हुआ होता है, और मोलर की जगह कई बार कैपिटल M लिखा हुआ होता है। उसी तरीके से इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इसकी यूनिट यहाँ पर मोलल लिखा हुआ होता है या स्मॉल m लिखा होता है। तो इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। एक तो यहाँ लिखा है मोल पर केजी, या फिर पूरा लिख देता मैं क्या, मोलल 0.617 मोलल, या फिर
स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता। तो वही लिखा है, m लिखो स्मॉल, या मोलर लिखो, या फिर मोल पर केजी लिखो। ये इसी तरीके से मोलर लिखो, कैपिटल M लिखो, या मोल पर लीटर लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। लास्ट और फाइनल जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो है पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको हम बोलते हैं। इसको कैसे हम ppm को कैसे रिप्रेजेंट या डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सा है कि ppm एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, या बहुत बोल सकते हैं बहुत कम अमाउंट होता है। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं कि वेट बाय वेट का मतलब क्या, 100 ग्राम में से कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 100 ml में से कितना है। ठीक है, या मोलरिटी का मतलब 1 लीटर में कितने मोल है, या मोलरिटी का मतलब 1 kg के अंदर 1 kg सॉल्वेंट में कितने हमने मोल सॉल्यूट के ऐड करे। यहाँ इसका क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन का। नाम से पता लग रहा है कि 1 मिलियन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पार्टिकल है या मोल है सॉल्यूशन के, उस 1 मिलियन मोल सॉल्यूशन के अंदर से कितने हमारे उस एक सॉल्यूट के मोल्स होंगे। यानी आ रही बात समझ में? तो कितनी छोटी वैल्यू है। तो जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में, बहुत छोटी क्वांटिटी में हमें वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ppm यूज़ करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो इतने कम अमाउंट, मतलब 1 से 1.5 हो गया, 1.7 हो गया, तो भी बहुत ही उसका डिफरेंस पड़ जाता है। मिलियंस में अगर मैं बोलता हूँ 1 मिलियन में 5 पार्टिकल, क्या ही होंगे 1 मिलियन के अंदर 5, लेकिन वो 5 से 5.5 भी हुए तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ऐसी जगह पे जहाँ क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, जहाँ क्रिटिकल हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रिसाइज बताना होता है, वहाँ हम ppm यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे इसमें दे रखा है, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल और ट्रेस क्वांटिटीज देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जब हमें यूज़ करना पड़ जाए तब हम ppm में यूज़ करते हैं। इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अगर ppm मेरे को निकालना है तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ नंबर ऑफ पार्ट्स की जगह में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। या और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल 5 कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो जिस कंपोनेंट का आपको ppm निकालना है कि उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, तो उसके मोल्स आप न्यूमरेटर में लिखे, डिवाइड बाय नीचे हम 5 कंपोनेंट है, जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वही है, मोल फ्रैक्शन ये है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में आउट ऑफ 1 की बात करते हैं, यहाँ 10⁶ यानी 1 मिलियन की हम बात करेंगे। तो जिसका भी आपको ppm निकालना उसके मोल्स ऊपर लिखे, नीचे टोटल मोल्स लिखे और मल्टीप्लाई बाय 10⁶ कर दे। जैसे हम मोल फ्रैक्शन से मोल परसेंट निकालने के लिए 100 से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ppm मतलब मिलियन में निकालने के लिए 10⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, सिंपल सा बेसिक मीनिंग ये है इसका। तो इसको कॉपी करें। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे थोड़ी फिजिबिलिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी ppm कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन अ सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ ppm। ठीक है, तो जो हमारे पास हमें पता है जितने भी पॉन्ड वाटर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, पानी जहाँ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होती है, तभी हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, वो भले फिश वगैरह हो या अंदर प्लांट्स जो हो, ठीक है, वो तभी ग्रो कर पाते, तभी जिंदा रह पाते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, बहुत कम है। तो वो जो कितना अमाउंट है वो किससे हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में थी लेकिन होते जरूर है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से हमें पता लग रही। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ क्या डेंजर में आएगी नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। तो फिर अगेन ये वही बात आ गई कि जो हमें पता है पॉल्यूशन वो हमारे व्हीकल से निकल रहा हो या इंडस्ट्रीज से निकल रहा हो, ठीक है, या एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन हो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। दिवाली पे थोड़े पटाखे हम फोड़ देते हैं ज़्यादा, तो आपको पता है क्या होता है, अगले दिन दिल्ली साइड में तो जो इंडेक्स होता है, पॉल्यूशन इंडेक्स जो होता है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ने से भी कितना ड्रास्टिक चेंज आता है हमारी डेली लाइफ के अंदर।
तो जहाँ पर ये छोटे छोटे मैं कह रहा हूँ, जैसे 1.5, 1 और ये, ठीक है, एक एग्जांपल और लिया मैंने जिससे और आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो ये बहुत कम छोटी यूनिट होती है, बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन वो उसकी वैल्यू जो इतनी कम होती है ना, वो थोड़े से चेंज में भी काफ़ी ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स लेके आ जाती है। तो जो पॉल्यूशन वगैरह भी हम जो मेज़र करते हो ppm में मेज़र करते, और वो वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ जाती तो हमारे लिए, ठीक है, हर तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, भले वो वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, थोड़ा सा जिसको आप कॉपी करें तो थोड़ा और आपको फीजिबिलिटी समझ में आएगी। चलिए फिर आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे सिंपल सा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज। तो क्या फ्लोराइड पानी के अंदर अच्छा होता है? तो कई लोग कहते हैं नहीं फ्लोराइड अच्छा नहीं होता, खराब है वो हमारी हेल्थ के लिए। तो फ्लोराइड या कोई भी कंपोनेंट लाइफ में या कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग एल्स, लिमिटेड या एक सफिशिएंट अमाउंट तक सब कुछ अच्छा होता है। और किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है, ठीक है, बहुतायत में कुछ भी हमें जो मिलता है हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या करती है, बेकार। तो जैसे आज इस टाइम पे आप ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हो तो लिमिटेड टाइम तक देखो और उसको तरीके से देखोगे तब तो आपके लिए यूज़फुल है। और आप 24 में से 18-20 घंटे से उसी में लगे हुए और पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या चल रहा है, तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है फ्लोराइड। तो जनरली फ्लोराइड सुना होगा, बेकार ही होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 ppm अगर उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, सिर्फ 1 ppm, समझ सकते हो, 1 मिलियन में 1 पार्टिकल, 1 ppm फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। 1 ppm तक है तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है, टूथ का जो डिके है उसको वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी हम बढ़ा दें, कितनी, 0.5, 1 मिलियन में से हमने सिर्फ आधा पार्टिकल या आधा मोल बढ़ाया नहीं, तो 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर लीड्स टू मॉर्टल टीथ, ठीक है, सिर्फ आधा पार्टिकल मैंने बढ़ाया और वो हमारे लिए क्या बन गया, एक नुकसानदायक बन गया नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर बिकम पॉइजनस। तो जनरली जो हम क्या यही सुनते हैं कि फ्लोराइड अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो फ्लोराइड इसलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें उनकी कंसंट्रेशन 1 ppm से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा तो मैं बोलूँगा 3-4 भी होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 10, 20, 30 आता है तो वो जहर बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ppm की इंपॉर्टेंस क्या है, कि एक एक पार्टिकल, 1 मिलियन में से एक एक पार्टिकल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो मेज़र करने के लिए हम इस तरह की क्वांटिटीज जो हमारे लिए एक एक पार्टिकल की इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए हम इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से इसमें दे रखा है कि सोडियम जो फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन, ठीक है। तो फ्लोराइड हार्मफुल होता है तो थोड़ी इसमें वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो रेड पॉइजन जो होता है वो उसमें सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। चलिए अब आगे हम इसमें देखते हैं कि कुछ रिलेशन मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लास्ट ईयर, तब भी बताया था, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि पुराने एग्जाम में 1-2 बार ये पूछा गया, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि दोबारा भी पूछा जाए नहीं। और कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, इधर उधर की कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको रिलेशन मिल जाता है। तो पहला रिलेशन दे रखा है मोलैरिटी और मोलेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ये रिलेशन देखोगे तो एज सच कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं बताया, बस रिलेशन उसको आपको थोड़ा सा बस याद रखना है। और इसमें थोड़ा सा, ठीक है, एक करेक्शन आप कर लेना, यहाँ पे जो ये 0.01 दे रखा है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये 0.01, ये 0.01 की जगह क्या लिखना, दोनों जगह आप लिखना 0.001 लिखना, 1 0 और लगा देना डेसिमल के बाद, ठीक है। अब सही है। इसी फॉर्मूले को मैंने आपको लिखाया था, बस उसको इस तरीके से लिखाया था, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1000 इंटू कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी, और यहाँ पर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूला यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसा करोगे तो ये तो हो जाएगा अंदर 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, D का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इसमें माइनस आएगा ये,
ठीक है, माइनस कैपिटल M मोलरिटी है इनटू MB का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ये, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख रखा है। तो सेम यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैंने क्या करा, बस 100 से मल्टीप्लाई और क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था आपको डायरेक्ट ये लिखाया था, देख सकते हो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ 0.01 था, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन 0.01 होता तो कितना बचता, 10, ठीक है। तो वो करेक्शन था, तो मैंने करा दिया यहाँ पे। इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में आप याद रखो, आपकी इच्छा है, नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी करते एक बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं इसी तरीके से मोलैलिटी, ठीक है। स्पेशली मोलैलिटी में दिक्कत भी आती है, कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि वो डायरेक्ट निकलते नहीं है। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला ही मैंने आपको लास्ट ईयर लिखाया था, नहीं, ठीक है। तो इसमें भी ये जो फाइनल कंक्लूजन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे फिर से अगेन इसने सेम ऐसे लिखा है, बस मैंने क्या करा था, मोलैलिटी को इस तरीके से, जैसे पिछले फॉर्मूले लिखा तो मोलैलिटी को LHS में रखा था, और RHS में ऊपर XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। A का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि XA ना देके 1 - XB दे दिया, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो XA + XB क्या होगा, 1, तो 1 - XB अपना आप क्या हो जाएगा, XA, और A का मतलब क्या, सॉल्वेंट, तो वो लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर ये 1000 उस साइड ले जाओगे तो ये 1000 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे MA का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। B का मतलब क्या है, सॉल्यूट है, तो A का मतलब क्या हो जाएगा, अपना सॉल्वेंट। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, तो यहाँ तो इस फॉर्म में आप याद रखें, या जो आपको ऊपर लिख रखा उसमें आप याद रखें, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। अब बात करते हैं हम, 2 टर्म और रह जाते हैं इसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, एक डाइल्यूशन और एक मिक्सिंग। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर में जब एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहा हूँ, उस फिनोमेना को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने, ऑलरेडी एक सॉल्यूशन मेरे पास बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में सिर्फ पानी को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो वही बोला है, प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पे एक HCl सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, इतना भी फिल हो रखा है सॉल्यूशन कंटेनर में, उसमें मैंने कुछ वाटर ऐड करा है, उसको, उस वॉल्यूम को मैंने बोला V एडेड, कितना वॉल्यूम ऐड करा है। जब इसमें वॉल्यूम मैं ऐड करूंगा तो इसका वॉल्यूम जितना पहले था उस लेवल से थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ वाटर बता रहा है कि इसमें पहले इतना था, इतना आ गया, पहले इतना था और अब थोड़ा बढ़ के, क्योंकि उसमें मैंने ऑब्वियस सी बात है उसी सॉल्यूशन में सिर्फ पानी को ऐड करा H2 को, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, HCl का, NaOH का या NaCl का, किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो HCl प्लस इसमें क्या होगा, वाटर होगा ऑलरेडी। इसको कॉपी करें पहले आप। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम। अगर मैंने यहां पर बोला कि जो ये सॉल्यूशन था, इसको मैंने बोला बिफोर डाइल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है मेरे पास, आफ्टर डाइल्यूशन का मतलब ये सॉल्यूशन पानी ऐड करने के बाद। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो यहां पे वही लिखा मैंने, लेट, ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M1, मतलब ये जो M1 मोलरिटी मुझे पता है इसकी, या इसकी मोलरिटी कितनी M1 है, और इस वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है उसको मैंने मान लिया V1। इस मोलरिटी M1 वाले सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V1 है, उसमें मैंने V एडेड, ये V वॉल्यूम ऐड करा, यानी तो फाइनल जो मेरा सॉल्यूशन आया आफ्टर डाइल्यूशन जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आया वो आया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू M2, ठीक है। तो उसको मैंने क्या मान लिया, जो अब क्योंकि उसमें ऐड करा पानी तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो नई जो मोलरिटी आ रही है वो उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने M2, और जो वॉल्यूम हुआ, ऑब्वियस ये बात है, वॉल्यूम तो ऐड हो ही रहा है तो नया वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो ऐड हुआ और उसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम आया उसको मैंने मान लिया V2, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन है जो मैंने माने, मोलरिटी M1 V1 बिफोर डाइल्यूशन और M2 V2 आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसमें
अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर और इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स मतलब किसके, सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है। सॉल्यूट कौन है मेरे पास यहाँ पे, HCl, किस में डाला गया है वो सॉल्वेंट, वाटर के अंदर। तो HCl के मोल्स में कोई चेंज आएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 100 HCl के मॉलिक्यूल थे, जो भी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लीटर पानी था, 10 लीटर पानी में 100 HCl के मोल थे, उसमें मैंने क्या करा, 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो HCl के मोल में कोई चेंज आएंगे क्या? उसके मोल तो वही रहेंगे ना, तो मैंने उन मोल्स को निकाला ना कोई HCl के मोल ऐड करे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl तो उतने। हाँ, वाटर के मोल में चेंज आ जाएंगे वो अलग कहानी, लेकिन HCl के जो मोल है हमारा जो सॉल्यूट है उसके मोल तो अभी भी सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे M1, हमें पता है मोलरिटी, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे N बता रहा है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1। तो मोल अपॉन वॉल्यूम ये बता रहा है मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी M2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन V2। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले एक चीज कॉमन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे चाहते तो N1 N2 लिख सकता था मैं, जैसे यहाँ लिखा है बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो HCl उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी वो पहले भी अगर 100 थे तो पानी डालने के बाद HCl अभी भी कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। इसलिए यहाँ पे भी N सॉल्यूट लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे भी N सॉल्यूट लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो दोनों में क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, तो ठीक है, एक बार इतना कॉपी करें फिर हम आगे देखते इसको। चलिए, अब जो अभी मैं समझा रहा था वही चीज लिखी यहाँ पे नीचे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन करने से पहले और डाइल्यूशन करने के बाद, ठीक है, पानी ऐड करने से पहले और पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूट के मोल्स जो HCl है यहाँ पे हमारे इस केस में, तो वो तो क्या सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले से मैंने क्या करा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा मेरे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू M1V1। ठीक है, इसको भले आप चाप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट में अगर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2, इसको भले सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे नजर आ रहा है ये भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह या तो M1V1 यहाँ लिख दो, या इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये M2V2 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो वही चीज करा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ये बिफोर डाइल्यूशन जो कि आफ्टर डाइल्यूशन के बराबर होने चाहिए, और उसकी वैल्यू बिफोर डाइल्यूशन M1V1 है और आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 है। तो ये इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मोलरिटी और वॉल्यूम का, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मोलरिटी, ठीक है, जैसे मोल्स तो कांस्टेंट है, सिंपल से यहाँ समझना, मोल्स तो है कांस्टेंट, अगर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। या मैं कह रहा हूँ मोलरिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलरिटी क्या होनी चाहिए, कम, या वाइस वर्सा। तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे हम बात करें इसमें, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है कि वो जो V2 फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन, वो किसके बराबर है, इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना वॉल्यूम मैंने ऐड करा, V एडेड। ठीक है, कितना वॉल्यूम हमने उसमें ऐड करा वो क्या है, V एडेड है। तो हमें ये तो समझ में आया कि इनिशियल वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम हमने ऐड करा, तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। और V1 को जब इसके नीचे मैंने करा, शिफ्ट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो इधर क्या बचेगा, 1। तो V2 अपॉन 1 हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब V2 अपॉन V1 का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ऑब्वियस ये बात है, पहले, ठीक है, पहले ये मान लो 8 लीटर था, उसमें 2 लीटर ऐड करा तो अब कितना हो गया, 10 लीटर। तो 10 लीटर ज़्यादा है 8 लीटर से, और 10 लीटर को डिवाइड करोगे 8 लीटर से, 10 डिवाइड बाई 8 क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे
यहाँ पे ये लिखा है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जो अभी हमने डाइल्यूशन की इक्वेशन लिखी थी। इसमें क्या करा, M2 को इधर ले गया और V1 को उधर ले गया, तो M2 नीचे आ गया, V1 इधर आ गया। और यहाँ अभी हमने बोला V2/V1 क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो V2/V1 क्या होगा, 1 से बड़ी कोई वैल्यू होगी। अगर V2/V1 अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, V2/V1 अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही, तो M1/M2 की वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से बड़ी होनी चाहिए मतलब M1, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, M2 ही आएगा, तो M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली बस इसको प्रूव करा, बाकी लॉजिकली भी मैंने आपको इन्वर्सली से बता दिया था। तो अगर मैंने बोला अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि डाइल्यूशन में हमेशा बढ़ता है, ये वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो जो मोलरिटी होती है M2 वो क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। यहाँ से भी हम मैथमेटिकली प्रूफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। चलिए, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या, इन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, जो मैं आपको बार बार अभी 2-3 बार कह चुका हूँ। दूसरा पॉइंट ये, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। डाइल्यूशन करने का मतलब ये पानी बढ़ा रहा हो तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो अपने आप मोलरिटी क्या हो जाएगी, बट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, जो यहाँ पे नोट के फॉर्म में भी लिखा दिया, मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिया, और उसके ऊपर मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लॉजिकली भी आपको बता दिया और समझा दिया। ठीक है, तो कॉपी करें इसको नोट को। चलिए, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ये दे रखा हमें, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ सेमीमोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसका वॉल्यूम 250 ml है और उसकी मोलरिटी दे रखी है सेमीमोलर। सेमीमोलर का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था 1/2। NaOH का 1/2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं ताकि उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए, डेसीमोलर मतलब 1/10। ठीक है, तो जैसे बताया था मैंने, डेकामोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार वैल्यू ना देके लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, तो चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लेना। तो ये तो पता समझ में आ गया कि एक सॉल्यूशन बना है, उसमें वाटर ऐड करना है, तो कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा डाइल्यूशन करा है हर बार, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप लॉजिकली तो हम समझ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन तो उसमें पानी ऐड करे कितना कि ये इतना हो जाए, इसकी मोलरिटी इतनी हो जाए, मतलब पानी ऐड करने का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ठीक है सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें कुछ वॉल्यूम मैं ऐड कर रहा हूँ, और वॉल्यूम ऐड करेंगे किसका, H2 का, वाटर का, जैसा कि लिखा हुआ है। तो मुझे फाइनल कुछ एक वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी क्या होगा, NaH सॉल्यूशन ही होगा। अब इसमें हमें ये गिवन दे रखा है, ठीक है, इसकी NaOH की हमें यहाँ पर क्या दे रखी, मोलरिटी दे रखी है, जिसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट करा, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लिया। ये केस कौन सा है, बिफोर डाइल्यूशन का, ठीक है, और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। इसकी मोलरिटी हमने M1 मान ली, ठीक है, और कितनी दे रखी है, सेमी मोलर, दैट मीन्स 1/2। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना, 250 ml, जिसको मैंने मान लिया V1, वो दे रखा है 250 ml। ये कितना वॉल्यूम ऐड करा, यही हमें पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है, और इसमें इसकी जो मोलरिटी है वो आ रही है डेसीमोलर, मतलब 1/10 हो जा रही है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जब हम कितना ऐड कर रहे हैं, 250 ml में कितना ऐड करें, तो सॉल्यूशन तो कुछ बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता, वो ऐड कितना करा वो पता हो तो तभी बता सकते हो, तो मुझे नहीं पता अभी, तो V2 हमें पता नहीं है, तो अभी मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये हमें फाइंड आउट करना, तभी हम बता पाएंगे दूसरी चीज़ें।
ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करें, आप डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, M1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू M1 V1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू M2 V2। M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, वॉल्यूम कितना दे दिया 250 ml। चाहो तो लीटर में चेंज कर लो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ml में तो आंसर इसका भी क्या आएगा ml के अंदर ही आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। M2 की वैल्यू कितनी है 1/10 इंटू V2 फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 1250 हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू 1250 ml में आंसर आएगा, ठीक है। लीटर में करोगे तो 1.25 आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा ये नहीं है, और ऑप्शन में कई बार आप देखोगे ये भी वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी 1250 ml। ये तो फाइनल वॉल्यूम है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितना वॉल्यूम हमने ऐड करा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है V2 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस उसमें कितना ऐड करा है, V एडेड। तो यहाँ से V2 मुझे पता लग गया 1250 ml है, इनिशियल कितना था हमारे पास 250 ml था, प्लस V एडेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1250 में से 250 माइनस करें तो V एडेड कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 ml, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको 1 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप कॉपी कर ले पूरा ऊपर से, ठीक है। फिर ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद लास्ट ये कॉपी कर ले। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं डाइल्यूशन हो गया। मिक्सिंग की हम बात करते हैं। मिक्सिंग क्या होता है, नाम से पता लग रहा है हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन में बात करने वाले मिक्सिंग, तो हमें इस तरीके से मिक्सिंग करनी है, दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस या दो सॉल्यूशन की। सिंपल ऐसा मैं बोलूँ, दो सॉल्यूशन को ऐसे मिक्स करना है कि जब वो दो सॉल्यूशन मिक्स हो तो कोई रिएक्शन ना हो उनके बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कब नहीं होगी, जब वो दोनों सॉल्यूशन एक ही टाइप के हो। एक ही टाइप के मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहला सॉल्यूशन भी NaOH का तो दूसरा भी NaOH का है, पहला सॉल्यूशन भी HCl का तो दूसरा भी HCl का, पहला सॉल्यूशन NaCl सॉल्ट का है तो दूसरा भी NaCl सॉल्ट का है। तो जरूरी नहीं Na सॉल्ट सेम ही हो बेस, लेकिन वो कि नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो, अल्टीमेटली कहने का मतलब है। तो हो सकता है अब HCl तो मतलब सेम ही हो गया, सेम तो हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो सकती है। HCl का 1 मोलर ले लो, ये 2 मोलर ले लो, इसको मिक्स कर दो, तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो सॉल्यूशन मिक्स करने जो नॉन रिएक्टिंग हो, कंडीशन ये मिक्सिंग की। तो ये लिखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन 1 सॉल्यूशन एंड दीज सॉल्यूशन कैन बी 2 टाइप्स, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन की बात हो रही जब तभी मिक्सिंग की बात होगी, और वो जो सॉल्यूशन है 2 ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो भी 2 टाइप के हम जनरली लेके चलेंगे, जैसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला तो मैंने बोला सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस लाइक HCl प्लस HCl, जैसे अभी मैंने बताया कि HCl हो, NaOH NaOH हो, या कोई भी सेम ही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं कोई सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ तो सॉल्ट जरूर नहीं सेम NaCl ही करो, दूसरे सॉल्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन इन विच एटलीस्ट 1 आयन इज कॉमन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने क्या ऐड करा, NaCl ऐड करा, तो या तो NaCl ही ऐड कर लो, वो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर NaCl के साथ दूसरा कोई सॉल्ट ऐड करना है तो वो क्या कर लो, MgCl2 कर लो, और तीसरा भी कर सकते हैं। तो दोनों में बस कॉमन बात क्या है कि एक आयन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस या Mg+2 और Cl माइनस, 2 Cl माइनस, तो एनायन दोनों में क्या कॉमन है।
तो जरूरी नहीं हमेशा एनाइन ही कॉमन हो, कैटाइन भी कॉमन हो सकता है। यहाँ पर मैं NaCl ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, NaSO4 भी ले सकता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी, तो उसमें कैटाइन कॉमन है। मतलब कोई से भी सॉल्ट लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। हो सकता है वो दोनों कैटाइन हो कॉमन, या फिर हो सकता है वो दोनों एनायन हो कॉमन। और सेम ही डाल दो NaCl या NaCl, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो दो कंडीशन है, या तो आप सब्सटेंस सेम डालो तो वो पहला ही केस हो जाएगा HCl + HCl, NOH + NOH, या फिर क्या NaCl + NaCl। दूसरा, अगर दो अलग अलग सॉल्ट आप डालते भी हो तो सॉल्ट में कंडीशन ये है कि कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए, ताकि वो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये Cl जाके इधर आ जाएगा, Cl जाके इधर आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलग अलग अगर मैं आयन ले लूँगा, NaCl और MgSO4 ले लूँगा, तो फिर ये इंटरचेंज हो जाएंगे आयन और नया हमें क्या मिल जाएगा, नया सॉल्ट मिल जाएगा। उस केस में, ठीक है, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो इसलिए नॉन रिएक्टिंग हमें इस तरीके से लेना होता है। चलिए फिर आगे हम इसमें बात करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन विच हैविंग डिफरेंट नेचर लाइक एसिड एंड बेस विच कैन रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग नेचर नहीं होना चाहिए, वो वरना क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएंगे। तो एक एसिड ले लिया, एक बेस लिया, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तब फिर सारी कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो उसमें हम फिर ये मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर क्या करा, पहला भी NaOH सॉल्यूशन लिया, दूसरा भी NaOH सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स करेंगे तो भी NaOH सॉल्यूशन ही बनेगा, सिंपल सी बात। बट यहाँ मैंने मान लिया कि जो ये पहला सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी मैंने मान ली, मुझे पता है वो क्या है, M1, तो मैंने लिखा है गिवन, इसकी मोलरिटी मुझे पता है M1 गिवन। उसका वॉल्यूम V1 है, वो भी मुझे पता है। मैंने एक सॉल्यूशन लिया तो किस मोलरिटी का और उसका क्या वॉल्यूम है मुझे पता है, ये मेरे को पहले से गिवन है। इसी तरीके से इसका दूसरा जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसकी मोलरिटी M2 है, वो भी गिवन है, मतलब पता है, और इसका वॉल्यूम V2 ये भी मुझे पता है। दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए मैंने NaOH के, दोनों NaOH की है अलग अलग, मतलब उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है बस, ठीक है, कंसंट्रेशन अलग अलग। जब दोनों को मैंने मिक्स करा तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना, अब उसकी मेरे को मोलरिटी पता नहीं है क्या होगी, और फाइनल वॉल्यूम तो चलो मैं बता दूंगा अगर मेरे को इनिशियल पता है। तो VR की अगर मैं बात करूँ तो VR क्या हो जाएगा, ठीक है, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते अपन, VR की अगर मैं बात करूं तो VR यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 मुझे पता है प्लस V2 मुझे पता है, तो V1 प्लस V2 फाइनल। R का मतलब रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, ये तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मोलरिटी क्या होगी वो डायरेक्ट नहीं बता सकते, M1 प्लस M2 नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले सॉल्यूशन का अगर मुझे मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मैं NaOH के मोल्स निकाल सकता हूँ। तो N1 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पे ये N1 क्या है, मोल्स ऑफ NaOH निकाले मैंने, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्यूट है इस केस में। तो M1 V1 हो जाएगा, मोलरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो M1, ठीक है, मोल का फोर्थ फार्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे मोल का फोर्थ फार्मूला यूज करा है। पहले सॉल्यूशन के मोल्स M1 V1, दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स M2 V2 NaOH के, ठीक है। इसमें कितना अभी नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे लिखा MR मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं। वो क्या होगा, मोलरिटी की डेफिनेशन बेसिक क्या कहती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वही लिखा टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो वो लिख दी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ मुझे पता है कि टोटल मोल्स क्या होंगे, जब एक NaOH और दूसरे NaOH के सॉल्यूशन को ऐड करा, ठीक है, जैसे डाइल्यूशन में मैंने बोला कि पानी ऐड करने से NaOH के मोल्स तो उतने उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मैंने दो NaOH के सॉल्यूशन ऐड करे तो NaOH अगर पहले सॉल्यूशन में 10 थे मोल, दूसरे में 5 थे, तो ऐड होके 10 और 5 कितने, 15 हो जाएंगे, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो वही करा यहाँ पे कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने होंगे NaOH के, पहले वाले मोल प्लस दूसरे वाले मोल मिला के, तो N1 प्लस N2, और फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा वो तो मुझे पता ही है, पहला वॉल्यूम प्लस दूसरा वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मेरे पास मोल्स डायरेक्ट पता नहीं थे, मुझे क्या दे रखे थे, मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखे, तो यहाँ से मैंने N1 की वैल्यू क्या लिखी, M1 V1 प्लस N2 की वैल्यू क्या लिखी, M2 V2 लिखी, और ये फाइनल सॉल्यूशन। इस तरीके से 2, 3, 4 कितने भी सॉल्यूशन होते सबकी मैं क्या करता, मोलरिटी अगर मुझे गिवन होती तो मैं कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग के अंदर ध्यान रखना, जब दो सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, सेम होने चाहिए,
सेम नेचर से मतलब है कि रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो एक बार आप इसको फिर से कॉपी कर ले ऊपर से मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो लिख ले आप इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेना। देन ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिए मैंने, और 2 सॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन में क्या करा, उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम मैंने माना कि मुझे पता है पहले से, ठीक है। फिर ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी थी, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी है, और साथ में डाइल्यूशन और मिक्सिंग, ठीक है, कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज़ हो जाता है, तो उसको भी हमने एक बार देख लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखें और प्रॉपर नोट्स इससे आप बना लें। ओके, थैंक यू क्लास।